गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सवाल करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन के ऊपर। जो द्विसमाकलन है उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे द्विसमाकलन का समाकलन किया जाता है। ये 2 बार समाकलन है, ये 2 बार किया कैसे जाता है। कल तो हमने पढ़ा सिर्फ कि डबल समाकलन होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम डबल समाकलन को लेके शुरुआत हमने समाकलन से की। ये समाकलन जो है वो क्या होता है और समाकलन में फिर द्विसमाकलन क्या होता है। हाँ, वो तो डाउन होने ही थे, वो तो डाउन होने ही थे, क्योंकि जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेवल अप होगा तो नंबर तो डाउन होने ही है, नंबर तो डाउन होने ही थे। क्योंकि अब आपका ग्रुप थ्योरी चल रहा है, तो ग्रुप थ्योरी है तो, और टेस्ट में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो मेरा मानना है कि 10 में से आपके 10-10 नंबर आए, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। बच्चा टेस्ट दे रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। 10 क्वेश्चन करता है, 10 के 10 उसको आते हैं। अब 10 के 10 क्वेश्चन उसको आते हैं तो फिर टेस्ट में आपने क्या दिया, है ना। टेस्ट में आपने ऐसा क्या दिया, तो टेस्ट ही बेकार है, फिर तो वो कचरा है टेस्ट। जहाँ पे बच्चा कुछ सीख के नहीं आए, वो टेस्ट किस काम का। तो बोले यार, टेस्ट का लेवल अच्छा हो, शानदार हो, कि आप जो भी टेस्ट में दे, और जब पेपर हो तो आपको हमेशा ये लगे कि जो टेस्ट मैंने दिए हैं वो ज्यादा बेहतर थे हमारे पेपर से। पेपर फिर भी घटिया है, टेस्ट सर ने जो टेस्ट करवाए थे वो ज्यादा बेहतर थे, है ना। तो ऐसा ही लेवल मेंटेन करना है, तो नंबर कम आएंगे। अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। तो चलो सही काम करते हैं। डबल इंटीग्रेशन को समझते हैं पहले, कि डबल इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो पहले किसके साथ करेंगे, पहले किसके साथ करेंगे, दूसरा किसके साथ करेंगे। जब भी आपका एक डबल इंटीग्रेशन आता है, मान लीजिए आपका एफ फलन है और उसका डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, और यहाँ लिखा हुआ है dx dy। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पता करना कि जो समाकलन होगा, ऑब्वियसली बात है दोनों एक साथ तो नहीं होगा, होगा एक का पहले होगा फिर दूसरे का बाद में होगा। पहला किसके साथ, फर्स्ट कौन सेकंड कौन, फर्स्ट और सेकंड कौन, फर्स्ट और सेकंड कौन, कौन पहला माना जाएगा, कौन दूसरा माना जाएगा। इसको लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ एक मत नहीं है। किताबें, ये जो किताबों को जो छूट मिलती है, जो राइटर्स की छूट होती है, मतलब जिसे प्रिविलेज कहते हैं, मतलब विशेषाधिकार जिसको कहते हैं। अब विशेषाधिकार में ये आता है कि भाई आप अपने हिसाब से खुद डिफाइन कर दो। तो वो कई बार किताबें वाले अपने अपनी मर्जी से डिफाइन कर देते, भाई मैं इसको पहला मानूंगा, इसको दूसरा मानूंगा। कोई किताब वाला कह देता कि अंदर वाला जो है वो पहला रहेगा, बाहर वाला दूसरा रहेगा। बिल्कुल, क्या दिक्कत है, उसने अपने ये तय कर दिया। अब उस पूरी किताब में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इतने में कोई दूसरी किताब वाला आया, उसने अपनी किताब में ये कहा कि ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा। तो ये कंफ्यूजन जो है, ये किताब से किताब वेरी करती है। और ये मैंने पहले कहा विशेषाधिकार है किताबों का, लेकिन वो तो ठीक है, विशेषाधिकार है। एक किताब ने इससे फर्स्ट का, इससे सेकंड का, दूसरी किताब ने इससे फर्स्ट का, इससे सेकंड का। लेकिन जब पेपर में सवाल आएगा, वो किताब तो नहीं है, पेपर तो पेपर है। तो वहां जाके फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये ए किताब के हिसाब से करूं या बी किताब के हिसाब से करूं, ए किताब के हिसाब से करूं या बी किताब के हिसाब से करूं। तो वहां जाके एक मामूली सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और ये मैंने बताया क्यों हुआ, या तो फिर पेपर जो बनाता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई ये जो चीज है ये किताबों में वेरी होती है, इसलिए मैं थोड़े अपने क्वेश्चन को सही ढंग से डिफाइन करूं। वो फिर क्वेश्चन को सही से परिभाषित करे। नहीं तो ए किताब के हिसाब से अलग चलेगा और बी किताब के हिसाब से अलग चलेगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कहता है कि क्रम बदलने से समाकलन पे फर्क पड़ता है। क्रम बदलने के बाद समाकलन पे फर्क पड़ता है। हो सकता है क्रम बदलने के बाद आपका समाकलन पहले कुछ और आ रहा था और अब कुछ और आने लग जाए। समाकलन में क्रम बदलने से आंसर बदलता है। अगर आपने पहले x के साथ किया फिर y के साथ किया सेम लिमिट के अंदर, दूसरी बार आपने y के साथ पहले किया x के साथ बाद में किया, इतना करने पे भी आंसर बदल जाता है, आंसर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर।
ऑर्डर का महत्व तो देखिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो ऑर्डर ले लो। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो ऑर्डर ले लो, ये भी नहीं कर सकते। 0 1 0 1 x माइनस वाई, अब जैसे ये समाकलन है, अगर हम इस समाकलन को ले, अगर हम इस समाकलन को ले, तो इस समाकलन में हम देखेंगे कि क्रम बदलने के साथ साथ आंसर बदल जाता है। क्रम बदलने के साथ साथ ही इसका आंसर बदल जाता है। कि आपने अगर पहले आपने ये तय किया कि मैं ए किताब के हिसाब से जाऊंगा, एक्स के साथ पहले करूंगा, वाई के साथ बाद में करूंगा, ठीक है, करिए। किसी ने कहा नहीं, मैं तो बी किताब के साथ जाऊंगा, वाई के साथ पहले करूंगा, एक्स के साथ बाद में करूंगा, करिए। दोनों ही केस में आप देखेंगे सेम क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से किया आपने, दोनों में ही आपने एकदम सही किया है, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है क्योंकि आपने अलग अलग क्रम से किया है। तो क्रम का इफेक्ट पड़ता है समाकलन के ऊपर। करके दिखाता हूँ, एक समाकलन मैं कर देता हूँ, फिर दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अगर मैं पहला इसे मानूं, फर्स्ट वाई को मानूं, नंबर 1, मैं इधर से ऑर्डर स्टार्ट करूंगा, इधर से। ये मेरा फर्स्ट, क्योंकि गोखरू ऐसे ही करता है। जो गोखरू की बुक है, नवकार की बुक है, नवकार पब्लिकेशन में ऐसा होता है ना। जो नवकार पब्लिकेशन की बुक है उनमें ऐसा होता है, वो हमेशा राइट हैंड साइड में जो पहले है उसी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, वैसे उनके सवालों में एक दो एग्जाम्पल में आपको ये गड़बड़ दिख जाती है, वो यहाँ से उन्होंने पहले सेट की है, कुछ एग्जाम्पल में तो वो सब कुछ ऐसे ही चला रहे हैं, फिर अचानक ही कोई एग्जाम्पल आता है, वहां पे वो क्रम बदल देते हैं। ऐसा उन्होंने किया है, गलतियां की है। लेकिन चलिए एक बार यही मान के चलते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में, जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में। एक हो गया डी वाई, एक हो गया डी एक्स, तो ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड, है ना। अभी तो दोनों की लिमिट सेम है, आप कोई भी एक्स कोई भी वाई ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम वहां से चलते हैं कि भाई ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। तो अगर मैं पहला वाई के साथ करना है, दूसरा एक्स के साथ करना है, तो पहले वाई के साथ निपटाते हैं इसको। पहले मैं इसको वाई के साथ निपटा रहा हूं। ये यहाँ पे एक्स वाले समाकलन को बाहर छोड़ दिया, सिर्फ वाई वाला जो समाकलन है वो मैंने एक बार के लिए ले लिया। और समाकलन करने के लिए ट्रिक लगाऊंगा। ट्रिक ये लगाऊंगा कि मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दूंगा, लिखने का तरीका बदल दूंगा। इसको ऐसे लिखूंगा, 2x x प्लस वाई, होगा उतना ही लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। सेम उतना ही है, बस लिखने में थोड़ी स्मार्टनेस यूज की है मैंने, क्योंकि समाकलन करते समय आपको ये चीजें करनी ही पड़ती है, ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि समाकलन हो जाए, वरना समाकलन नहीं हो पाएगा। तो आपने इसे इस तरीके से लिख दिया। ये जो x माइनस वाई था, x माइनस वाई को आपने ऐसे लिख दिया, 2x माइनस एक्स प्लस वाई। अब आप खोलेंगे तो वापस से वही आपका आ जाएगा जो पहले वाला था। लेकिन ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि ये समाकलन अब बन जाएगा, जो नहीं हो रहा था वो अब हो जाएगा। 0 से 1, जैसे आप इनको अलग अलग करोगे, अलग अलग करते ही ये दो समाकलन बन जाएंगे। 0 से 1, 2x बट्टा x प्लस वाई की होल क्यूब डी वाई, माइनस इसे अलग करोगे कट जाएगा, 0 से 1, 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, और बाहर आपका dx। अभी सिर्फ y के साथ निपटा रहा हूं मैं, x के साथ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहले y के साथ करूंगा, जब y का हो जाएगा फिर मैं x के साथ करूंगा। आ जाओ समाकलन करते हैं। हम y के साथ कर रहे हैं, हम y के साथ कर रहे हैं, x का कोई लेना देना नहीं है, तो 2x तो बाहर आ जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा। 2x आपका बाहर आ जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा, 2x बाहर, इसका समाकलन ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -3 हो जाएगी, -3 पे एक पावर जुड़ जाएगी, -2 हो जाएगी, नीचे -2 हो जाएगा, और -2 को वापस नीचे ले आओ तो 1/-2 x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये y की लिमिट आपकी 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक।
माइनस, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये ऊपर आएगा, पावर -2 हो जाएगी, -2 + 1 बटा -2 + 1, तो ये आ जाएगा -x + y, और लिमिट y बराबर 0 से लेकर 1 तक। ये y वाला समाकलन तो पूरा हो गया, बस लिमिट रखनी बाकी है, सिर्फ लिमिट रखनी जो है वो बाकी है, बाकी हो गया है। ठीक है, कौन सा तरीका, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x की पावर n वाला, तो x की पावर n+1 हो जाता है बटा n+1 आ जाता है, एक पावर जुड़ जाती है, उतनी पावर का भाग लग जाता है, तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें लिमिट रख दो, थोड़ा सॉल्व कर लो, लिमिट रखोगे तो y बराबर 1 रख दो, और एक बार आप y बराबर 0 रख दो। इनके समाकलन थोड़े लंबे जाएंगे, है ना, क्योंकि पहले ये कि द्विसमाकलन है, तो द्विसमाकलन है तो ऑब्वियसली बात है समाकलन लंबे होंगे, क्योंकि आप पहला फर्स्ट समाकलन करोगे, फिर सेकंड समाकलन करोगे, तो थोड़े ये लंबे जाते हैं। तो सवाल देख के ही अटेम्प्ट करिएगा पेपर में, अगर लंबा दिखे तो अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि टाइम खाते हैं ये सवाल। ठीक है ना, तो यहाँ 2 से 2 कट कर देता हूँ, 2 से 2 कट, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई जगह है बाकी, चलो यहाँ कर लेते हैं, फिर मान रखे 0 से 1, और ये आपका x बच गया, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो गया 1 होते ही 1 बटा x + 1 का स्क्वायर माइनस 0 रखने पर 1 बटा x स्क्वायर। ये सवाल हो गया, फिर यहाँ पे माइनस 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 प्लस, यहाँ पे भी 1 रखने पर 1 बटा x + 1 माइनस 1 बटा x, और फिर समाकलन dx। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का x आ जाएगा, ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, अभी नहीं, ब्रैकेट खुलने के बाद। जब ब्रैकेट खुलेगा तो -x इससे गुणा होगा, ये प्लस का 1 बटा x हो जाएगा, ये माइनस का 1 बटा x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका -x 0 से 1, और ये आ गया -x बटा x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा x + 1 और dx। अब ये दूसरा समाकलन हमें और करना है, एक यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसमें एक घटा देते हैं, एक जोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो ये भी समाकलन हो जाएगा। एक घटा दिया, एक जोड़ दिया, जीरो से 1, एक घटाने पर एक जोड़ने पर, एक घटाया एक जोड़ा बटा x + 1 का स्क्वायर, और माइनस था या प्लस था, प्लस था, 1 बटा x + 1 है, dx। अलग अलग करने पर a कट जाएगा, -1 बटा x + 1 प्लस 1 बटा x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा x + 1। ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन करोगे तो पावर -2 + 1, तो आ जाएगा -x + 1, और आपकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1, तो पहले 1 रखोगे तो यह आ जाएगा माइनस का हाफ, माइनस बाहर ही ले लो, माइनस बाहर, ये हो जाएगा हाफ, माइनस 0 रखने पर 1, और घटाने के बाद सॉल्व करने के बाद 1 बटा 2, तो ये आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, एलसीएम से भी कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया 1 बटा 2।
ठीक है, आपने सिर्फ इस बार आपने पहले y के साथ रखा था फिर x के साथ रखा था। अगर इसी को आप चेंज करें, इसी को आप क्रम को चेंज कर दे और दूसरे क्रम से करें तो ये आंसर आपका बदल जाएगा। इसका आंसर जो है वो बदल जाएगा। कितना आएगा वो मैं बता देता हूं। एक आएगा आपका 1/2 और दूसरा आएगा -1/2। दूसरा जो आंसर आएगा, अगर इसी का आप क्रम बदल दें, इस बार आपने y पहले रखा था, इस बार आप x पहले रख दें। इस बार आप x पहले रखें और y बाद में रखें और इस तरीके से सॉल्व करें। इस बार मैंने x को पहले कर दिया, y को बाद में कर दिया। जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, इस बार मेरा आंसर आ जाएगा -1/2। सेम वही तरीका लगाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। यानी दोनों ही केस में जब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं तो एक बार प्लस का 1/2 आ रहा है, एक बार -1/2 आ रहा है, और 1/2 और -1/2 बराबर तो नहीं है। इसका मतलब है कि ऑर्डर का फर्क पड़ता है। ऑर्डर चेंज जो है वो इफेक्ट करता है। नहीं, ये कोई एग्जैक्ट ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत मान भी चेंज हो जाएगा। ये तो 1/2 आ गया, हो सकता है कई बार 5 आ जाए, वहां 10 आ जाए या 15 आ जाए। बिल्कुल बहुत। और वैसे माइनस का चेंज आ गया ना तो अपने आप में यही पर्याप्त है बताने के लिए कि भाई सेम तो नहीं आते। सेम तो नहीं आते, इसका मतलब ऑर्डर का फर्क तो पड़ता है। तो एक बार कंफर्म हो गया, इतना तो कंफर्मेशन है कि ऑर्डर का फर्क तो पड़ता है। अब कितना पड़ता है उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ ही रहा है ना। वो आंसर तो नहीं आएगा सेम, है ना, ये तो बदलेगा ही। तो अब डाउट तो आ ही गया ना, डाउट आ गया तो फिर डाउट क्रिएट। और गणित में डाउट के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी जगह वो नहीं है, उसकी जगह आप वो नहीं कर सकते। मतलब एक बार भी सेम नहीं आया, इसका मतलब आप अब ये नहीं कर सकते। आप ऑर्डर को अपने हिसाब से नहीं ले सकते क्योंकि आंसर बदलता है। बदलता है तो काम हो गया। ठीक है ना। तो इसी के साथ आप ऑर्डर नहीं बदल सकते। ठीक है ना। तो जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप अपनी मर्जी से समाकलन का ऑर्डर नहीं ले सकते। मतलब आपने dx dy कर दिया और आपने यूं ही चेंज कर दिया। चेंज करने का तरीका सीखेंगे, ऑर्डर चेंज करने का जो तरीका है वो सीखेंगे, लेकिन बस यूं ही x और y को बदल देने से काम नहीं चलेगा। आप सीधा बस x y को और y x को चेंज नहीं कर सकते। एक विधिवत तरीका आएगा अभी जो आगे हम पढ़ेंगे। एक विधिवत तरीका होगा जिसमें हम बताएंगे कैसे आप x को y और y को x में चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधा ही हो गया, बस खाली इन दो को बदल दो और ऑर्डर चेंज हो गया ना, ये नहीं हो सकता। जब ऑर्डर चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें आपको बदलनी होगी। सिर्फ dx dy को dy dx करना, ऑर्डर चेंज करना नहीं होगा कि बस इन दो को आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं होगा। आपको लिमिट भी जो होगी, ये जो लिमिट दिखाई दे रही है, इनको भी चेंज करना होगा, सवाल के हिसाब से बदलना होगा। ये कैसे होगा ये हम बात करेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर चेंज में, हाउ टू चेंज ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का जो क्रम है वो हम कैसे बदल सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो फिलहाल तो एक एडवाइजरी है ये कि आप यूं ही अपनी मर्जी से, बस यूं ही नहीं कि भाई मैं x के साथ पहले कर लूं या y के साथ पहले कर लूं, ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नवकार की पब्लिकेशन की बुक है जिसमें मैंने बताया कि उसने ये नियम बनाया हुआ है कि हम जो इस साइड से आएंगे, जो आपकी राइट साइड है, हम राइट साइड से आएंगे, जो पहले मिलेगा उसका पहले करेंगे, जो बाद में मिलेगा उसका बाद में करेंगे। उन लोगों ने
ऐसा ऑर्डर सेट किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने बताया इस ऑर्डर में भी दिक्कत ये है कि ये एक किताब में फॉलो हो रहा है, किसी और किताब में कोई और ऑर्डर बनाया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। और इवन खुद किताब भी कई बार ऑर्डर नहीं मानती, खुद किताब भी ऑर्डर नहीं मानती, किताब में ये ऑर्डर सेट किया हुआ है। कई सवाल, जब नवकार को एग्जाम्पल ले लो, नवकार की किताब में जब आप आगे जाते हो या 5वां 7वां एग्जाम्पल निकालते हो, वहां पे ऑर्डर कुछ दिखाया हुआ है, समाकलन कुछ चल रहा है, तो वो खुद भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते बाद में, तो ये दिक्कत आती है। तो एक सार्वभौमिक नियम बना लेते हैं, एक ऐसा नियम जो सबके लिए सत्य है, वो है लिमिट देख के पता करो कि किसका समाकलन पहले है किसका बाद में। ये इस बात को कोई नकार नहीं सकता, चाहे ए किताब हो चाहे बी किताब हो, क्योंकि अगर समाकलन पहला समाकलन एक्स का है तो लिमिट भी एक्स की होंगी। समाकलन की लिमिट देखो, जिसकी लिमिट लगी हुई है उसका समाकलन है। अगर लिमिट एक्स की लगी हुई है तो समाकलन एक्स का होगा, लिमिट वाई की लगी हुई है तो समाकलन वाई का होगा। इसे ए किताब भी नहीं बदल सकती, इसे बी किताब भी नहीं बदल सकती। तो पहला तो है आप जो लिमिट है उन्हें देखो, लिमिट देखो, लिमिट किसकी है, एक्स की है या वाई की है। तो जो अंदर वाला समाकलन है, जो अंदर वाला समाकलन है, इस पे लिमिट देखो, इस पे लिमिट किसकी है, इस पे लिमिट अगर एक्स की है, क्योंकि अंदर वाला समाकलन ये पहले होगा, तो इस समाकलन की लिमिट देखो, इसकी लिमिट किसकी है, एक्स की लिमिट है, मतलब समाकलन एक्स का होगा। वाई की लिमिट है, मतलब समाकलन बाद में होगा। तो इससे लिमिट देख के पता कर लो, क्योंकि कोई भी सवाल चाहे किताब ए हो चाहे किताब बी हो, लिमिट लगाई है मतलब समाकलन उसी के साथ करना पड़ेगा। ये तो हम भी जानते हैं, जिसकी लिमिट उसी का समाकलन। तो इससे तो ना ए किताब बदल सकती है ना बी किताब बदल सकती है, तो ये तो फिक्स है। तो पहला तो आप सवाल को ऐसे देखो कि लिमिट किसकी है, जिसकी लिमिट उसका समाकलन। तो पहली प्रायोरिटी दो, नंबर 1 लिमिट के अकॉर्डिंग। लिमिट के अनुसार तय करो कि समाकलन किसका है। लिमिट देखो किसकी है, एक्स की लिमिट है या वाई की लिमिट है। तो जो आपका अंदर वाला समाकलन है ये वाला, इसकी लिमिट देखो किस में दी हुई है। मान लो इसकी लिमिट एक्स में दी हुई है, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक। तो कंफर्म हो गया कि पहला समाकलन एक्स के साथ होगा और दूसरा समाकलन वाई के साथ होगा। अब चाहे आगे कुछ भी दिया हो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लिमिट दे दी ना। अब लिमिट दे दी तो ये फंस गया। अब चाहे ये कुछ भी बोलता रहे, dx dy बोले, dy dx बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लिमिट x की दे दी, अंदर वाले के अंदर लिमिट x की दी हुई है, इसका मतलब समाकलन पहले x के साथ ही होगा, चाहे वहां कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला समाकलन x के साथ होगा, फर्स्ट ये होगा और सेकंड y होगा। तो ये तो सार्वमान्य रूल है, इसे कोई भी किताब नहीं झुटला सकती, क्योंकि लिमिट दी है। अब आपने अब लिमिट दी है तो फिर यहाँ क्या फर्क पड़ता है, लिमिट एक्स की दी है तो लिमिट एक्स की दी है मतलब समाकलन भी एक्स का ही होगा फिर। तो लिमिट बांध देती है, फिर लिमिट वाला है, ये प्राथमिक रूल है। इस रूल को किताब से किताब वेरी नहीं करता, ये रूल किताब पे वेरी नहीं करता। आपकी कौन सी किताब है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब एक्स और वाई की लिमिट दी हुई नहीं हो, बस खाली नियतांक नियतांक दी हो, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। तब हमें रूल 2 जो है, बस यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब ऐसा सवाल हो, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 1 तक। अब क्या करें, इस केस में दिक्कत आ गई। यहाँ ना कोई एक्स की लिमिट लिखी हुई है ना कोई वाई की लिमिट लिखी है, यहाँ पे फिर किताब से किताब के कारण यहाँ दिक्कत आती है। इस केस में किताब से किताब की दिक्कत आती है कि भाई किताब कौन सी है, कौन सी किताब का सवाल है, ये कोई बताएगा नहीं कि कौन सी किताब का सवाल है। तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे हम वही करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड बुक जो चलती है फेमस, उसी के आधार पे कि भैया इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे फर्स्ट, इस साइड से आएंगे, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, बस। ये फिर कॉमन नियम लगेगा जब नियतांक में लिमिट दी हो, जब लिमिट एक्स वाई में नहीं बताई हुई हो। जैसे अभी ये सवाल था, इसमें लिमिट नहीं बताई हुई थी कि कौन सी एक्स वाली है कौन सी वाई वाली है। तो जब नहीं बताता है, 0 से 3, 0 से 5 सीधा ऐसे लिख देता है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ वाला रूल लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। तो पहले तो इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये रूल कभी चेंज नहीं होता, ये तो हर किताब से किताब मानना ही पड़ेगा। जब लिमिट एक्स में दे दी तो समाकलन भी फिर एक्स में करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लिमिट एक्स की दे दे समाकलन वाई के साथ करना हो, वो तो हो नहीं सकता, तो वो तो मजबूर है। तो ये जो रूल है ये तो मजबूर कर ही देगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कोई चाह के भी चेंज नहीं कर सकता, चाहे कोई किताब बना लो। और ऐसा नहीं है, ऐसा है तब अब कुछ भी हो सकता है ये वाई की लिमिट हो, वो एक्स की लिमिट हो सकता है ये एक्स की लिमिट हो, वो वाई की लिमिट हो। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम फिर क्या करें, तो हम तो डाउट में आ जाएंगे। तो हम तो फिर क्या करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक है, क्योंकि कभी चैलेंज भी करना पड़ जाए तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड बुक से चैलेंज तो कर सकें। तो बस हम उसी किताब को फॉलो करेंगे, भैया हमने तो वो किताब पढ़ी है और उसमें ऐसा था,
तो ये रहा, तो हम इसे पकड़ लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 तरीके, ठीक है ना। तो देखो डिपेंड करता है, कोई सही किसी को सही कोई होता ही नहीं है। एक्चुअली सही कैसे कोई बता सकता है? इसमें क्या सही है क्या गलत है ये बताओ। अगर मैंने किताब छापी, एक एग्जांपल लो, मैंने किताब छापा और मैंने किताब में ये तय किया है कि मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, मैं इसको सेकंड मानूंगा। कोई दूसरी किताब है, वो इसे फर्स्ट मान रही है, इसे सेकंड मान रही है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? दिक्कत है पेपर बनाने वाले की। पेपर बनाने वाला गलत बना रहा है, किताब वाले ने कोई गलती नहीं की है। किताब बनाने वाले ने कोई गलती नहीं की है। किताब बनाने वाले की कोई गलती नहीं। कहाँ गलती है किताब बनाने वाले? किताब वाले ने कहा कि भैया मैं इसको, उसने पूरी किताब के अंदर इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना, मान सकता है, क्या दिक्कत है ना। दो आदमी खड़े हैं, ए और बी। आप इन्हें नंबर दे रहे हो, आप अपनी मर्जी से, हो सकता है ए को आप 1 दे दो, बी को 2 दे दो, या बी को 1 दे दो, ए को 2 दे दो। दे सकते हो आप, कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आपने बी को 1 कहा, ए को 2 कहा, या ए को 1 कहा, बी को 2 कहा। कौन सा गलत है? कोई सा भी गलत नहीं है। कोई सा भी गलत नहीं है। जिस लॉजिक से इससे 1 और इसे 2 कहा गया, उसी लॉजिक से इसको 1 इसको 2 कह सकते हो। तो कहाँ इसमें दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं, किताब ने कोई गलती नहीं की, किताब की कोई गलती है ही नहीं। ये तो पेपर बनाने वाले की गलती है कि भाई हमें तो समझना चाहिए, क्योंकि पेपर जो बना रहा है उसको अनुभव वहां पे दिखता है कि भाई किताब से किताब ये चीज वेरी हो सकती है। तो मुझे क्वेश्चन को पूरा वेल डिफाइंड करना है, मुझे बताना चाहिए। अब इतने में आसान कर दे इसको, इसमें कहाँ दिक्कत है? यहाँ पे ये बोल दे y बराबर 0 से लेकर y बराबर 3 तक, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, ये लो झंझट ही खत्म। ये झंझट ही खत्म, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीका हो सकता है। वो किताब जो पेपर बना रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो गलती कर चुका है, वो गलती हो गई है। अब वो माने ना माने वो एक अलग बात है, वो उसकी गलती है, ना कि किताब की गलती है। किताब ने कोई गलती नहीं की, किताब का ये विशेष अधिकार है और होना भी चाहिए। भाई अपने हिसाब से वो तय करे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 2 इसको बोल रहे हो या 2 1। हाँ बस, जिसको भी एक बार 1 2 कह दिया, पूरी किताब में वो 1 2 ही रहना चाहिए, वही 1 2 रहना चाहिए। आपने तय कर दिया कि हम यहाँ से काउंट करेंगे। जैसे आप हिंदी देखिए, हिंदी को गौर करिए। अब हिंदी में आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं हिंदी या इंग्लिश को या नॉर्मल जो सब्जेक्ट उनमें देखिए, उनमें आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। उर्दू में आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। बताओ कौन गलत है कौन सही है? बताओ कौन गलत है कौन सही है? हिंदी में आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, उर्दू में आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। अब गलत कौन सा है? इन दोनों में से कौन गलत है? कोई गलत नहीं। अब गलत पता कब हो जाएगा? जब उर्दू लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू कर देगी, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और हिंदी वालों ने राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर दिया, तब कंफ्यूजन हो जाएगी। जब तक हिंदी लेफ्ट टू राइट लिखी जा रही है, क्योंकि वो ऐसी ही बनी है, ऐसी लिखी जा रही है तो सही है। उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है तो सही है। लेकिन उर्दू हिंदी की कॉपी करके लेफ्ट टू राइट हो जाए, तो फिर उर्दू पढ़ने वालों को दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ना तो उर्दू गलत है और ना ही हिंदी गलत है, दोनों अपने हिसाब से सही है। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी जब हिंदी उर्दू की तरह काम करेगी और उर्दू हिंदी की तरफ काम करेगी, तो परेशानी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है। तो वो जो बीच वाला है, जो ये लिख रहा है, जो उर्दू लिख रहा है, वो मान लो पेपर में उर्दू को हिंदी के हिसाब से लेफ्ट टू राइट लिख दे, तो गलती किसकी हुई? पेपर बनाने वाले की हुई ना, उर्दू की गलती थोड़ी है। तो वो है पेपर बनाने वाले की समझदारी कि वो ऐसी चीजें ना डाले, ऐसे विवाद ना डाले। हाँ, तो कोई उपाय नहीं है ना, कर क्या सकते हैं इसका? अब पेपर बनाने वाला ही मूर्ख हो तो आप क्या कर सकते हो? उसको जाके समझदार तो नहीं कर सकते, है ना। वो तो उसके माता पिता का काम था या उसका खुद का काम था।
तो फिलहाल हम यही रूल बना के चलेंगे, लिमिट पहला फर्स्ट टाइम तो लिमिट को देखेंगे, और दूसरा लिमिट ना मिली तो फिर हम इस साइड से शुरू कर देंगे फर्स्ट और सेकंड, और इस तरीके से काम करेंगे। चलो आगे चलते हैं, कुछ सवाल ट्राई करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जीरो से 1, 0 से 2, 0 से 1 और 0 से 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब जैसे ये है, अब वही है, देखो इसमें वही कंफ्यूजन है, लिमिट को नहीं बताया कौन किसकी लिमिट है, और सीधा इतना सा लिख दिया 0 से 1, 0 से 2। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, गलत चीज है, होना यही चाहिए। अच्छी, यही तो फर्क आता है ना, जब आप देखते हैं किसी स्टैंडर्ड किताब को देखते हैं, तो स्टैंडर्ड किताब इसलिए वो कॉस्टली होती है, उसका कॉस्ट इसी बात का लग जाता है कि वो डाउट क्रिएट नहीं होने देते, वो ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ते जिसपे किताब पे ही सवाल उठ जाए। यही स्टैंडर्ड, अब नॉर्मल बुक आप लेके आओ, आपको 100 रुपए में या 150 रुपए में आपको एक बुक मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक के ऊपर जाएंगे तो उसकी कीमत होगी 2000, 2500, 3000, मतलब इतनी महंगी महंगी किताबें चली जाती है। उनमें होता क्या है, सिर्फ यही होता है कि उन किताबों को कई बार परखा गया है, कई बार चेक किया गया है। और अगर आप उन किताबों में अगर कोई गलती पाएं, अगर कोई गलती पाएं और आप एक लेटर लिख दें, तो उसका जो राइटर होता है वो हाथों हाथ अपनी किताबों को करेक्ट करवा देगा, हाथों हाथ अपनी किताब को करेक्ट करवा देगा। इतने ज्यादा वो सेंसिबल होते हैं अपने जो उन्होंने लिखा है उसको लेकर। हमारी में दिक्कत ये रहती है कि यहाँ इतना सेंसिबिलिटी है ही नहीं, जो किताबें गलतियां हैं तो चल रही है, चलने दो। तो यहाँ पे हम वही करेंगे जो हमने तय किया, रूल 1, लिमिट देखो, लिमिट तो यहाँ दिख नहीं रही, कोई समझ में नहीं आ रही कि कौन एक्स है और कौन वाई है, कोई बात नहीं, फिर राइट टू लेफ्ट वाला रूल लगाओ। ये हमारा फर्स्ट है, तो पहले फर्स्ट समाकलन करो, है ना, पहले फर्स्ट वाला करो, इसे छोड़ दो, तो हम पहले वाई वाला निपटाएंगे। ठीक है, अब पहले वाई के साथ कर रहा हूँ। हाँ, ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये वाला भी एक होता है, कई बार किताबें देखे ब्रैकेट भी लगाए, ये ब्रैकेट वाला सिस्टम भी ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगा दो तो भी ये ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है मतलब ये पहले होगा, ये ब्रैकेट के बाहर है ये बाद में होगा। तो ब्रैकेट सिस्टम भी बहुत अच्छा सिस्टम है, आप उससे भी एकदम क्लियर कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब आपको एकदम क्लियर है कि ब्रैकेट के अंदर है वो पहले होगा, ब्रैकेट के बाहर है वो बाद में होगा, तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये भी अच्छा तरीका है। मैं किसी दिन किताब लिखूंगा तो ब्रैकेट यूज करूंगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो y के साथ समाकलन करते हैं, x आपका बाहर, dy का y की लिमिट 0 से लेकर 2 तक, प्लस y का वाई स्क्वायर बटा 2, y बराबर 0 से लेकर 2 तक, ये dx। 2 माइनस 0 प्लस 1/2 बाहर, 2 रखने पर 4, 0 रखने पर 0, 4 माइनस 0, और फिर dx। ये 2 कट गया, 2x प्लस 2 आ गया, 2 भी बाहर आ गया, 0 से 1, x प्लस 1 और dx। फिर x के साथ करने पर 2, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स, 0 टू 1, 2, 1/2 प्लस 1 और 0, 3/2 बराबर 3। तो आंसर आ गया 3।
तो ये आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और एक एग्जांपल लेते हैं। जीरो से 3 तक, 1 से लेकर 2 तक एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई, एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां पे अगर हम करें, पहला हम y के साथ ले लें, ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट खोल दूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा y डी वाई पहले आ जाएगा, डी एक्स बाद में चला जाएगा। ठीक है, डी वाई को अंदर रख लिया, डी एक्स को बाद में रख लिया। अब समाकलन कर लो, और x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि x के साथ तो समाकलन कर ही नहीं रहे, y के साथ कर रहे हैं। x बाहर आ गया, समाकलन y का हो गया वाई स्क्वायर बटा 2, x बाहर, y का वाई स्क्वायर बटा 2, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बटा 3, y बराबर 1 से लेकर y बराबर 2 तक। दो रखने पर 4 बटा 2 2 प्लस 4 बटा 2 2 2x प्लस 8 बटा 3 माइनस लोअर लिमिट 1 रखने पर 1 बटा 2 प्लस x बटा 2 प्लस 1 बटा 3 और फिर dx। कितना आएगा? सॉल्व कर लिया क्या पूरा? कर दो यार। जीरो से 3, छः 14 बटा 3। गुणा भाग देखते ही मेरे हाथ पैरों में दर्द आने लग जाता है। इतना ज्यादा मुझे गुणा भाग ये चीजें पसंद ही नहीं है। और मतलब लोग ये सोचते हैं कि गणित को टीचर है मतलब गणित तो बिन गणी आती उसी, है ना। नॉर्मली ये रहता है कि जब कहीं बाहर जाते हैं और खासकर ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं, अच्छा आप मैथ्स पढ़ाते हैं, अच्छा गणित पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाते हैं तो फिर तो उनका मानना है, उनको समझ में ये लगता है कि ये गणित पढ़ाते हैं इसका मतलब है इसकी गणित इसको पहाड़े 40 तक आते हैं। उनका मानना ये है। मैं कहता हूँ भाई आप वैसे बताता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वो 19 का पहाड़ा पूछ लेगा, 29 का पहाड़ा पूछ लेगा, मरवा देगा। तो या फिर वो जोड़ बाकी करवा लेगा, तो गुरु जी फिर जोड़ के बताओ, ये इसे गुणा करके बताओ, यो करके बताओ। अरे तो मैं कोई जोड़ बाकी गुणा भाग थोड़ी करूं, और जोड़ बाकी गुणा भाग करूं ही क्यों नहीं। फिर वो थे करो क्यों फिर। मैं कहा भाई मैं एक्स वाई करा, मैं एक्स वाई करा, एक्स वाई करवाना है तो करवा लियो। फिर भी हमारा के काम का तो थारा काम का को नहीं, तुम एक करा। मैं गुणा भाग छोड़ चुकी हूँ,
मैं सदियां पहले ही गुणा भाग छोड़ चुकी हूँ, अब करूं भी तो कोई एकदम छोटा मोटा ही करूं, और बे भी खुद भी कौन करूं, बे भी टावरा से करवा लूं, बे भी कौन करूं। तो 0 से लेकर 3 तक, 4 4 माइनस 3x बटा 2, 6 2 28, 28 में से 5 गए, 23 बटा 6। किससे हुए इतने लंबे चौड़े? अब ये मान लो आज पेपर में भी आ जाए तो ये करने लायक थोड़ी है ये, अब ये करने लायक थोड़ी है। अगर पेपर में आप इसको करो और जिसकी कैलकुलेशन मेरी जैसी है, तो इतने सवाल में तो पता नहीं 1-2 गलतियां पक्की ही कर दे, है ना? जो अपनी कमियां हैं उसे तो पता ही है सबको। अगर मेरा जैसा और मैं ये करूं तो गलतियां ही कर दूंगा। इतना कैलकुलेटेड सवाल तो किसी सवाल आता है तब भी करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजियां, उस समय तो वैसे भी स्ट्रेस रहता है, एग्जाम हॉल का अपना भी वो तनाव ही अलग है, उसकी तो कॉपी भी नहीं हो सकती कि उस समय क्या तनाव आप झेल रहे होते हो। अब उस तनाव में होना तो जल्दबाजियां भी होती है, गलतियां भी होती है, और ऐसे सवालों में तो निश्चित तौर पे कोई 6 दिखना बंद हो गया या 6 नहीं दिखा, 3 दिख गया या 3 की जगह 5 दिख गया, कुछ भी दिख गया, एक गलती दिख गई, इतने में काम तो हो गया इस सवाल का तो। हाँ, नहीं वो समझते हैं, लोगों को लगता है मैथ्स आती है इसका मतलब है वो घर में है तो एक 30 रुपया को कैलकुलेटर ले आने की जरूरत को नहीं। तो मैं कई बार कहूँगी ये जोड़ बाकी मेर से कराओ, इनाम से 30 रुपये को एक कैलकुलेटर लियो, या अब तो मोबाइल में भी कैलकुलेशन हुआ है तो एक मोबाइल ले लो, कैलकुलेटर कर लो। ये मेन थोड़ी आवे जोड़ बाकी, और ये जोड़ बाकी तुम्हारा काम का भी को नहीं, जिका थे जोड़ बाकी थे जिका देखो बे हमारा काम का को नहीं, और जो हमारा काम का है बे मैं थाने समझा कौन सकूं, जो हमारा काम का है बे मैं थाने समझा कौन सकूं, और जो थारा काम का है बे हमारा काम का को नहीं। तो फिर थे कौन सी गणित पढ़ाओ इसी, फिर ये समझनी बड़ी मुश्किल है, मैं कौन सी गणित पढ़ाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो, कर लेना उसको। 0 से 1, ये देखो ठीक है ना, जैसे नॉर्मली अब हम देखते हैं कि जो आप में से जो भी सेकंड ग्रेड कर रहा है तो हमारा गुणा भाग खत्म सा हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी हमारा लगभग बहुत कम हो जाता है। अगर हम CSIR नेट में जाएं तो वो तो हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कराते, वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल, थ्योरी, कंसेप्चुअल, इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा वेटेज देते हैं। अगर बड़े एग्जाम देखो तो बड़े एग्जाम आपसे सवाल सॉल्व करवाते ही नहीं है, वो तो मोटा मोटी कंसेप्ट पे काम करते हैं, है ना? जो आपका कंसेप्ट है उसके ऊपर सवाल दागते हैं, और वो है भी सही। अब जैसे यही है, अब ये सवाल सॉल्व कराने का क्या मकसद है? सेकंड ग्रेड तक तो ठीक है, चलो सेकंड ग्रेड तक तो ये सेट है, लेकिन सेकंड ग्रेड से ऊपर जब हम जाएं फर्स्ट ग्रेड में, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कंसेप्ट पे होने चाहिए भाई, इसका थोड़ा घुमा के पूछे, कुछ ऐसा पूछे जो मतलब कंसेप्ट से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पे सबको पता है जिसको समाकलन करना है 2 बार, 2 बार समाकलन करना है, जो लंबाई है सो लंबाई है, बाकी कोई विज्ञान नहीं है इसमें कोई बड़ा। तो आ जाओ अब इसमें थोड़ी लिमिट को समझना, कि देखो ये जो लिमिट दी हुई है ये 0 से लेकर इतनी दी हुई है, इसका मतलब ये जो लिमिट है ये x के पदों में दी हुई है, यानी x के पदों में लिमिट तब आती है जब y की लिमिट हो, क्योंकि y की लिमिट ही x के पदों में आएगी, y की लिमिट ही x के पदों में आएगी, क्योंकि y का समाकलन हो जाएगा, y जाएगा, तो जब y जाएगा तो किसको छोड़ के जाएगा? x को। तो इसका मतलब अगर x के रूप में ये देखो 0 से लेकर ये आ रही है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, क्योंकि y तो x के पदों में आएगा, y ही तो x के पदों में आएगा। अगर लिमिट x में लिखी हुई है इसका मतलब है y तो जा रहा है ना, अब y जा रहा है वापस y कैसे आ सकता है? y जा रहा है वापस y थोड़ी आ सकता है, तो y जाएगा तो वो तो या तो नियतांक छोड़ के जाएगा, और नियतांक नहीं छोड़ के जाएगा तो x को छोड़ के जाएगा, मतलब खुद तो जा रहा है ना, खुद जा रहा है मतलब y का नामो निशान खत्म होने वाला है। अब y का नामो निशान खत्म होने वाला है इसका मतलब अब y नहीं आएगा, अब y की जगह या तो अचर पद आएंगे या y की जगह x आएगा, लेकिन अब y नहीं आएगा, तो ये y की लिमिट होगी, ये y की लिमिट होगी। समझ में आया ये y की लिमिट क्यों हुई? अच्छा सोचो,
ये आप सोचो कि ये x लिखा हुआ है, x के रूप में लिखा हुआ था, अगर दिमाग में ये आए कि x की लिमिट है, तो सोचो x ही जा रहा है और x ही रख के जा रहा है, x जा रहा है और x को ही रख के जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। x तो जाने वाला है, अब समाकलन हो गया है, मतलब x जा रहा है। अब x जा रहा है तो x को ही थोड़ी। और दूसरा, क्या ये ठीक लगेगा कि x बराबर √1 + x²? कैसा हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना कि x बराबर √1 + x², तो ये x की लिमिट तो नहीं है, तो किसकी है फिर y की है, तो ये y की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना कि लिमिट अगर x के पदों में लिखी हुई है, इसका मतलब y की लिमिट है, और y के पदों में लिखी हुई है, इसका मतलब x की लिमिट है, क्योंकि y की लिमिट y के पदों में नहीं आएगी, और x के पदों में x की लिमिट नहीं आएगी। तो इसका मतलब x के पदों में कुछ लिखा हुआ है तो y की लिमिट है, y के पदों में लिखा हुआ है मतलब x की लिमिट है। अब आ जाओ समाकलन करते हैं, पहले y के साथ करते हैं, x नियतांक है, x नियतांक है, जीरो से लेकर √1 + x², और इसको समाकलन बना लिया इस तरीके से, 1 + x² को होल स्क्वायर कर दिया, ये हमारे a² जैसा बन गया, ये हमारे लिए a² जैसा बन गया। ये देखो, ये हमारे लिए a² की तरह बन गया, क्योंकि y के साथ कर रहे हैं, तो y के साथ कर रहे हैं तो x तो हमारे लिए नियतांक है, तो हमने 1 + x² को अंडर रूट लिख के स्क्वायर लिख दिया। अब हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/a² + y², और dy के साथ कर रहे हैं, इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह y है, a की जगह ये है, x बराबर 0 से लेकर 1 तक, ये हो जाएगा 1/a, a की जगह ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a, x की जगह y हो जाएगा और a की जगह √1 + x² हो गया, और लिमिट आ गई y बराबर 0 से लेकर y बराबर अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा जो कि π/4 आ गया। अब x बराबर 0 से लेकर 1 तक, और ये बाहर आ गया, और यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले अपर लिखोगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि π/4 हो गया, माइनस फिर 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 यानी 0 हो गया, वो 0 आ गया, और dx π/4 नियतांक है, बाहर आ गया, फिर इसका समाकलन हो जाएगा जिसका हो जाएगा log x + √1 + x², और ये हो गया 0 से लेकर 1 तक। पहले x बराबर 1 रख दो, फिर 0 रख दो, पहले 1 रखोगे तो ये आ जाएगा log 1 + √2, 0 रखने पर log 1 का मान 0, तो आंसर आ गया π/4 log 1 + √2, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा समाकलन करते टाइम एक बार है ना वो परेशान करता है कि हमें हमेशा x से x दिखता है समाकलन में, x के साथ कर रहे हैं, x को नियतांक मानने की कभी इच्छा नहीं होती, x को एज ए नियतांक हमने कभी नहीं देखा, x को एज ए नियतांक कभी नहीं देखा। तो जब आप आंशिक अवकलन करते हैं या फिर जब आप द्विसमाकलन करते हैं तो आपको वो करना पड़ता है जो आपसे थोड़ा सा अलग है, आपकी प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि x को कभी हमने एज ए अचर नहीं देखा, उसको एज ए हमने यही देखा है कि x के साथ ही तो समाकलन अवकलन होते हैं, आज x को ही अचर मान रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन होता ये क्योंकि आप y के साथ कर रहे हैं, आपके लिए x फिलहाल ऐसा नहीं कि x अचर हो गया, x अचर नहीं हुआ है, लेकिन जब आप y के साथ कर रहे हैं उस दौरान थोड़ी देर के लिए आपका x जो है वो थोड़ी देर के लिए अचर हो गया, तो एक बार x को अचर मानना अजीब सा लगता है, लेकिन
क्या करें? आपको दिक्कत हो तो मैंने जैसे कहा कि एक काम कर सकते हो आप, इनको ए मान लो, इसका नाम ए रख लो, ताकि वो दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से नॉर्मली, एक डबल इंटीग्रेशन का आता है, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का आता है। देखो लिमिट चेंज को समझना पड़ेगा, अभी वो जब ऑर्डर ऑफ चेंज आएगा तब हम बात करेंगे, अभी मैं अधूरा सा आंसर बताऊंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। आप अगर सही से लिमिट को चेंज कर देते हैं सही से, तो आपका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आपका समाकलन नहीं बदलेगा, और अगर आपने कुछ का कुछ चेंज कर रहे हो तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम आयतन निकाल रहे हैं। अगर हम उसकी लिमिट सही से देंगे, सही से लिमिट डालेंगे, तो आप चाहे dx dy करो चाहे dy dx करो, आपको वही आयतन मिलेगा जो पहले मिल रहा था। वरना लिमिट बदलने से वो आयतन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है वो जब हम चेंज ऑफ लिमिट पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो स्किप तो मत करो, क्योंकि कई बार इतने घटिया सवाल भी आते हैं कि आपको फायदा मिल जाता है। वैसे लंबा है ना। स्किप करने से पहले ये भी देखो, कई बार ऐसे घटिया घटिया सवाल भी पेपर में आए हुए हैं। जैसे मैंने शुरुआत वाला दिखाया था, ये सवाल पेपर में आया हुआ था, ये सवाल आरपीएससी में आया हुआ है। तो कई बार आप टॉपिक को एकदम नकारो मत, क्योंकि कई बार होता है कि पेपर बनाने वाले को भी पता है कि टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो वो भी क्या ईजी डाल देता है, एकदम एकदम ईजी डाल देता है, और आप उस टॉपिक को छोड़ के चलते हैं। और अब एकदम छोड़ के चलते हैं तो उसका फायदा आपको फिर वो फायदा नहीं मिलता जब वो ईजी क्वेश्चन डालता है, क्योंकि आपको तो वो टॉपिक हाथ ही नहीं लगाया आपने, और हाथ ही नहीं लगाया तो आपको क्या पता चले कि कौन ईजी है और कौन टफ है। अब वो ईजी सवाल भी आया लेकिन आपसे तो मिस हो गया। तो ऐसा ये सवाल भी आया हुआ है, अजीब लगेगा लेकिन ये सवाल आया हुआ है। कई बार एकदम ईजी सवाल डाल देता है, एकदम ईजी। तो जो लंबे सवाल है उनको छोड़ दो, मत करो। मैं तो पहले ही मना कर रहा हूँ, मैं तो इसके लिए भी मना कर रहा था कि अब ऐसा लंबा सवाल आ जाए, ज्यादा कैलकुलेशन वाला हो, छोड़ दो, नहीं करना, टाइम पीरियड में होगा भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे पेपर में जो बोनस है, कुछ ऐसे भी आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उनको कर लो। हाँ, ऑर्डर ऑफ चेंज करना और करना वो थोड़े से मुश्किल होंगे, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बार पढ़ लो ताकि आपको ये पता चले कि ईजी कौन सा है, टफ कौन सा है, ताकि पेपर में आप ये समझ सको कि इजी आया या टफ आया। इजी आया तो कर लो, टफ आया तो छोड़ दो, है ना। थोड़ा सा समझदार तरीके से पढ़ लो, ऐसे नहीं कि एकदम ही पूरा टॉपिक ही स्किप कर दो। होता है कई बार टॉपिक होता है इतना लगता है कि ये टफ है, और पेपर में ऐसा इजी सवाल आ जाता है कि हमने तो टॉपिक ये हाथ ही नहीं लगाया था इसलिए हमें वो आया ही नहीं। वो हालत ना हो जाए, है ना। थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ, बाद में चूज कर लेना, बाद में आप अपने चूज कर लेना। एटलीस्ट आपको पहचान होनी चाहिए कि ये टॉपिक टफ है, और इस टफ में भी इजी कौन है, टफ कौन है, ताकि अगर पेपर में आए तो आपको इतना तो पता हो कि ये इजी है या टफ है। कई बार बहुत इजी डाल देता है। अभी देखना, अभी आगे यहाँ पे आप जल्दी कयास लगा रहे हैं, आगे एक डिरिचलेट और आएगा, डिरिचलेट समाकलन आएगा जो ट्रिपल इंटीग्रेशन में आता है। उसका फिक्स सवाल है डिरिचलेट का, एक सवाल पेपर में वो डालता है, बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी है, वो सीधा फॉर्मूले पे है, फॉर्मूले में मान रखो, सॉल्व हो जाएगा। तो वो ईजी भी है, कुछ लंबे भी आएंगे, हमें तो सारे ही पढ़ाने पड़ेंगे, आप इनको बाद में स्किप कर सकते हो, है ना। आ जाओ, अब एक ध्रुवीय और ले लेते हैं, ध्रुवीय समाकलन। ध्रुवीय समाकलन वो होंगे जब आर और थीटा में होंगे। ध्रुवीय समाकलन, ध्रुवीय समाकलन वो जिसमें आपका जो सवाल है, हाँ कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, सही कह रहा है, कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब ऐसी चीजें पूछे तो उस समय आपके पास ये एज होनी चाहिए कि आप लोगों को पता है, पता होने का फायदा आप उठा रहे हो। आपका फंक्शन जब आर और थीटा में दिया गया होगा, उस केस में, है ना, आपको समाकलन करना होगा, और आर और थीटा के रिस्पेक्ट में ही समाकलन होगा, लिमिट दी गई होगी, समाकलन करना होगा। इसको ध्रुवीय समाकलन कहेंगे। जैसे भी कार्ती आ रहा था एक्स और वाई, है ना। हाँ, ये मत करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचो, थोड़ा सा अलग सोचो, एकदम ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सही बात है, आप जितने भी पढ़ रहे हैं उसमें से आपको मोटा मोटी, मेरे ख्याल से आपको कम से कम 30 से 35% टॉपिक छोड़ने ही छोड़ने, हर हाल में छोड़ने। इवन आपको सारे टॉपिक अच्छे से भी आते हैं तो भी आप उनमें भी ज्यादा अच्छे टॉपिक 65% रख लो, 35% को छोड़ दो। मान लो आप सब में अच्छे हैं, सब में अच्छे, तो अपने आप ऊपर से नीचे की एक लिस्ट बन जाएगी। ये तो मानते हैं ना आप, मान लीजिए 11 के 11 खिलाड़ी अच्छे हैं, अच्छे हैं। अब अच्छे में भी क्रम तो बन ही सकता है, ये सबसे अच्छा,
ये उससे अच्छा, ये उससे कम अच्छा, ये उससे कम अच्छा, ये तो हो सकता है। तो जब आप लास्ट में क्रम बनाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100% टॉपिक अच्छे हों आपके, नहीं होंगे। कुछ 10%, 15% टॉपिक तो ऑब्वियसली बात है बुरे ही होंगे, वो तो ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन फिर बाद में लिस्ट बना के आपको 65% टॉपिक ही रखने हैं अपने बकेट में, कि भाई ये 65% टॉपिक है जिनको मैं करूंगा, और इन 35% को ओकेजनली करूंगा। अगर बहुत इजी सवाल आया, फॉर्मूला बेस्ड आया, तब इन 35% को करूंगा, वरना इनसे दूर रहूंगा, वरना इनसे दूर रहूंगा। इनके हाथ ही नहीं लगाऊंगा, देखूंगा भी नहीं। अगर सीधा फॉर्मूला पूछ लिया या कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे याद करके बैठा हूं मैं, बस तब तो मैं वो 35 वाले पे चौका मार लूंगा। वरना ये 65% है, ये मेरे स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ सबकी अपनी अपनी होती है। देखो, हर कोई की अपने, कोई को द्विसमाकलन में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। आप पे कोई पढ़ेगा तो किसी को द्विसमाकलन के ठीक है, क्या मुश्किल है इसके अंदर। कहीं दूसरा होगा, वो कहेगा नहीं, मुश्किल ही मुश्किल है, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, ये कौन करेगा। तो ये वेरी करता है बच्चे टू बच्चे की कौन पढ़ रहा है और उसका कैसी समझ है, उसकी गणित में कैलकुलेशन पावर कैसी है, वो कैसे सोचता है, डिपेंड करता है अलग बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो आप अपने हिसाब से अपने 65 छांटो, लास्ट तक पूरा पढ़ो, 65 को अलग करो, 35 को अलग करो, 35 को जैसे मैंने बताया ऑन कंडीशन पे रख लो कि भाई इनमें फॉर्मूला आया तो करूंगा, नहीं आया तो नहीं करूंगा। अब बच गए 65, और आपको फिक्स भी पता भी चल गया कि पेपर में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से छोड़ने, तो एक आइडिया क्लियर हो जाता है आपका। तो पढ़ने आपको सारे होते हैं, बिना पढ़े आपको पता कैसे चलेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया। अब कई बच्चे कहते हैं मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आया। अरे बिल्कुल होगा आपको। 100 में से जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, कम से कम, अगर आप बहुत अच्छे भी हैं, गणित में आप बहुत अच्छे भी हैं, तो भी 15 से % टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके ऊपर से जाएंगे। सबके जाते हैं, हमारे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज में अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जब बच्चा कहता है कि मैं उस कोचिंग में गया था और इस कोचिंग में गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया कि 100 के 100% टॉपिक क्लियर हो गए। नहीं हो सकते। कई टॉपिक के लिए आप बने ही नहीं होते, कई टॉपिक के लिए आप बने ही नहीं होते, वो टॉपिक आपके दिमाग में नहीं उतरते। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था 2010-11 का, वो कहता था कि सर आप मुझे और कुछ भी पढ़ा दो, मुझे 3D नहीं समझ में आती, मुझे दिखते ही नहीं है 3D के अंदर, मैं क्या कर लूं। आप मुझे लाइन ही नहीं दिखती 3D के अंदर। अगर आप एक लाइन है, आप यहाँ पे बोर्ड पे खींचो, मुझे समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप कहोगे आकाश में एक लाइन है, मुझे समझ में ही नहीं आएगी। और मुझे ना वो दिखो जाए, मुझे दिखता ही नहीं है कुछ। मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं 3D पढ़ता हूँ, मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ। ये फर्क। अच्छा, क्या सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम है? नहीं, सबके साथ ऐसी नहीं है। किसी को आराम से दिख रही है। तो ये समझना होगा कि हम हर टॉपिक के लिए बराबर नहीं होते। किसी टॉपिक के लिए अच्छा, जैसे मछली है, वो पानी में तैरने के लिए अच्छी है, पेड़ पे चढ़ाओगे तो उतनी अच्छी थोड़ी है। एक चीज में वो भी खराब है, एक चीज में वो भी बहुत अच्छी है। बंदर पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तैरने के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ इससे ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीजें भी है जिसमें आप बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसी भी होंगे जिसमें आप बहुत बुरे होंगे। जो बहुत बुरे होंगे उसको पकड़े रखना बेकार है, वो मूर्खता है। कि वो पकड़े रखा, नहीं समझ में आ रहा, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। लोग कहते हैं बहुत पढ़ोगे तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। और ठीक करना भी क्यों है, पहले तो ये बताओ ठीक करना क्यों है। पेपर में 65% क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप टॉपर है। पेपर का 60 से 65% हिस्सा अगर आप कवर कर लेते हो तो आप टॉपर हो। अब टॉपर से ऊपर टॉपर तो होता नहीं है, रैंक 1 से ऊपर कोई आती नहीं है। तो बस फिर आपको करना क्या है, पूरा पेपर कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा। 150 में से अगर हाईएस्ट कोई पेपर अटेम्प्ट करेगा तो वो 105 होगा। इससे ऊपर अटेम्प्ट करेगा तो माइनस मार्किंग ही कराएगा, और कुछ नहीं करके आएगा। इससे ऊपर कोई जा रहा है, कोई आपसे कहता है कि मैंने पेपर में 120 क्वेश्चन किए थे, तो निश्चित तौर पे वो माइनस मार्किंग करवा के आया, और कुछ नहीं किया उसने। जितना ऊपर जाएगा उतना माइनस मार्किंग करवा के आएगा। आना नहीं चाहिए, आना आना नहीं चाहिए। वो तो उसकी मूर्खता है जो 120 तक गया, वरना समझदार होता तो 100 पे ही रुक जाता और उन्हीं क्वेश्चनों को वापस क्रॉस चेक करता तो ज्यादा ठीक रहता है ना। तो समझदारी से चीजें निकलती है, ना कि ऐसे मतलब भावनाओं में बह के कि मैं तो पूरा कोर्स करूंगा, मैं तो पूरा समझूंगा। समझ ले बेटा, हमारी क्या दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे बजाय तो पढ़ो। लेकिन इसमें समझदारी शामिल नहीं है। समझदारी तो वो होती है जब बच्चा समझता है, जमीनी हकीकत को समझता है कि नहीं भाई, हर टॉपिक मेरे लिए नहीं बना है, कुछ टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ बुरे भी है। और होना ही है। जैसे आप मिठाई खाते हैं, क्या सारी मिठाई आपको पसंद है? सारी मिठाइयाँ पसंद है आपको? नहीं। क्यों? मिठाई में कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। जो आपको पसंद नहीं है, क्या वो किसी को पसंद नहीं है? नहीं, औरों को पसंद है। तो बस वही बातें हैं, कुछ चीजें आपको पसंद आती है, कुछ आपको ना पसंद आती है। तो इसलिए चीजों को ऐसे सीरियसली नहीं लेना कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा,
कुछ टॉपिक का आपको 50% समझ में आएगा, किसी का 70 समझ में आएगा, कोई इतना अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा। तो यही तो स्ट्रेंथ, यही तो वीकनेसेस होती है, इसी को तो पहचानना होता है। जब आप ट्रेंड होते हैं तो आप इन्हीं चीजों को पहचानते हैं और इन्हीं चीजों पे काम करते हैं, और फिर आप अपना 60-65 का हिसाब जोड़ बाकी जो है वो बना लेते हैं और बस उसी के ऊपर पेपर देते हैं और निकल जाता है पेपर। और वही जो सारा कोर्स पढ़ के जाता है, उसे पेपर में यही समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेंड करूं, कौन से बाद में अटेंड करूं। फिर वो अगली बार आके कहते हैं अब 100% नहीं करूंगा। एक स्टूडेंट था जिसका फोन आया था मेरे पास, तो उसने, मैंने कहा कि भाई क्या दिक्कत आई? बोला सर मैंने SR सैनी जो है पूरी निकाल ली थी, मैंने नवकार पब्लिकेशन पूरी, सर मैंने पूरा कोर्स जो है वो 2 बार कर लिया था, मैंने पूरा कोर्स 2 बार कर लिया था। तो पूरा कोर्स 2 बार कर लिया, फिर मैंने कैसे रह गया? बोला बस इसी वजह से रह गया इसी वजह से रह गया। बात समझ रहे हैं कि कहानी का सार क्या है इसका? इसीलिए रह गया। ज्यादा पढ़ लेते हो तो आप ये पहचान ही नहीं पाते पेपर में कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है। फिर आप सारे सवालों में हाथ डाल डाल के देखते हो, और हर सवाल में हाथ डाल के देखते हो, कई सवालों में हाथ जल जाते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट खा गए, 7 मिनट खा गए, वो 5 मिनट खा गए, 7 मिनट खा गए। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन मेरा स्ट्रेंथ है, कौन सी मेरी वीकनेसेस है, क्योंकि आप तो आंखें बंद करके कोर्स पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे। अब कोई क्वेश्चन 7 मिनट में हो रहा है, कोई क्वेश्चन 8 मिनट में हो रहा है, कोई 2 मिनट में हो रहा है, पकड़ में आ नहीं रहा। पूरा पेपर में आपको मुश्किल से 50 क्वेश्चन हुए। वहीं अगर वो बच्चा है जो सिर्फ 60% कोर्स करके गया, उसे पता है कि ये क्वेश्चन है और ये 1 मिनट में हो जाएगा, ये 2 मिनट में हो जाएगा, उसे टाइमलाइन का भी पता है, क्योंकि वो टॉपिक उसने ज्यादा अच्छे से पढ़े हुए हैं और वो उसकी स्ट्रेंथ भी है। तो वो आराम से 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। और वो जो पूरा कोर्स पढ़ के गया है, वो 40 पे भी नहीं पहुंच रहा। कारण उसे समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और फिर आधे आधे याद है, पूरी कोर्स के तो फॉर्मूले याद नहीं रहते। पूरा कोर्स अच्छे से आएगा कैसे? पूरे कोर्स के फॉर्मूले याद नहीं रहते। रहते हैं क्या? आज आप यहाँ पे आ गए हो, अब आप डबल पढ़ रहे हैं, याद करो ग्रुप थ्योरी की क्या हालत चल रही है। ये तो ग्रुप थ्योरी के टेस्ट चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया होगा, वरना ग्रुप थ्योरी को याद करिए, याद आ रही है? बस ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था भगवान जाने। चलो आप में से जो लोग 3D पढ़ के आए हैं, 3D ज्योमेट्री, जो कॉलेज वाली हम पढ़ के आए थे, बेलन शंकु गोला पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, पूरा समझ में आया था, क्लियर था। आज याद आ रहा है कि क्या पढ़ा था? 2 महीने भी, 2 महीने नहीं बीते होंगे, शायद जनवरी में करवाया था, जनवरी के एंड में से इसी करवाया था मैंने। और अभी शायद, हाँ 2 महीने मान लेते हैं, 2 महीने हुए हैं उस टॉपिक को, 3D वाले को। क्या याद आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा था 3D में? बस इतना याद आ रहा है कि कोई शंकु पढ़ा था, गोला पढ़ा था। और याद करो उस समय आप लोगों ने कहा था बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत क्लियर हो गया, एकदम डाउट क्लियर हो गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। आज उसकी क्या हालत है? तो फिर सोचो फिर पूरे कोर्स की क्या हालत होती है। यही होता है। तो ये समझो कि ये कमजोरी है, ये इंसानी कमजोरी है, इस पे आप चढ़ ही नहीं सकते, इनके ऊपर इसको बेहतर नहीं बना सकते। तो इसलिए टेंशन मत लो इस चीज की कि आप भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं। हम ही भूल जाते हैं, हम भी जो टॉपिक कर पढ़ाते हैं उस समय याद रहता है, टॉपिक जैसे खत्म होता है हम खुद भूल जाते हैं। तो आप लोगों के भूलने का क्या अजीब है ना? तो ये अच्छा, दूसरी बात है, कोई सोचे कि भाई मैं भूल रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि सारे इंसान भूलते हैं, तो जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो एलियन नहीं है, वो भी तो इंसान है, वो भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो। बस कंपटीशन उन्हीं के साथ है, बाहर लोगों के साथ तो कंपटीशन आपका है नहीं। ये तो है नहीं कोई मार्स से आएगा या कोई चांद से आएगा, आएंगे तो यही लोग ना, यही मानव आएंगे ना, यही हार्ड मास वाले लोग आएंगे। इनमें भी वही कमियां हैं जो मुझ में है, बस। तो मुझे तो खाली थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा समझदारी दिखानी है, बस इतने मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना सा खेल है, अब इतने खेल को इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सबसे कमजोर हूँ और मैं सबसे बेकार हूँ और मुझसे ये नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, हमसे ही नहीं हो रहा। जैसे मैंने पहले बताया, मैं भी भूल गया, 3D ज्योमेट्री पढ़ा के आया हूँ। हाँ किताब खोलूंगा, दोबारा पढ़ूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, याद आ जाएगा। लेकिन अभी भूल चुका हूँ। अभी अगर आप मुझसे पूछो कि सर शंकु का समीकरण बता दो, मुझे नहीं याद है। अभी आप मुझसे पूछो सर गोले का, हाँ गोला तो फिर भी ठीक ठाक है, थोड़ा याद रहता है। शंकु का पूछो, मुझे नहीं याद है। बेलन का पूछो, मुझे नहीं याद है। मैं तो सदियों से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। कारण समझो कि हम ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन आप लोग इसका परहेज करते हैं, आप लोग इससे विरोध करते हैं कि नहीं हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो सुपरमैन है। सुपरमैन नहीं है आप लोग, आप इंसान है। और इंसान एक नॉर्मल है जिसमें गलतियां होती है, उसको मानना सबसे बड़ी ताकत है। और उस गलतियों के, उस कमजोरियों के साथ अपने आप को अडॉप्ट करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो, बजाय ये फालतू के झंझट पालना, ये हाइपोथेटिकल बातें करना, वो बेकार है। और उसमें करोगे तो फंस जाओगे, है ना? उसमें करोगे तो फंस जाओगे। आज एक समाकलन आर थीटा का भी ले लेते हैं। तीन हो गया, चार हो गया ये।
4 0 से π/2 और भी शायद एक पढ़ा भी था मैंने कि आने वाले समय में जो सीबीएसई है वो ओपन बुक एग्जाम करवाने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, होना भी यही चाहिए। आने वाले सुनने में सुना था कि ओपन बुक एग्जाम करवाएंगे, जिसमें आप जो फॉर्मूला है वो आप किताब से देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, किताब की मदद ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आज जो भी बच्चा जा रहा है वो फॉर्मूले याद करके पेपर देने जा रहा है, तो सवाल का कंसेप्ट कम फोकस कर रहा है, फॉर्मूले की याददाश्त बनी रहे उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जब ओपन बुक एग्जाम हो जाएंगे तो ये चीज तो बहुत अच्छी हो जाएगी, एटलीस्ट ये बात तो अच्छी हो जाएगी। अब बच्चे पे फॉर्मूला याद करने का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो किताब में होगा। ये बहुत अच्छी चीज जो है ये आने वाले, कल पता नहीं यूट्यूब पे मैंने देखा था एक वीडियो में, उसमें बताया था कि सीबीएसई जो है वो ओपन बुक एग्जाम लाने वाली है। तो ओपन बुक एग्जाम अगर आता है तो ये बहुत सही है, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और वो टेंशन खत्म हो जाएगी। और सीबीएसई जो है जो पेपर बना रही है उसको भी अच्छा एक एज मिलेगा, फिर उसे फॉर्मूले भी नहीं पूछने, वो भी सवालों के अंदर से सवाल पूछेगी, मतलब कंसेप्चुअल सवाल वो पूछेगी, है ना। आ जाओ, इसको चलो सवाल करते हैं पहले। अब इनमें क्या है, यही यहां से क्रम हो जाएगा, और वैसे देख सकते हो ये थीटा की है, मतलब ये आर की लिमिट है, ये है आर बराबर 0, ये है आर बराबर ए साइन थीटा, और ये थीटा की लिमिट थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर π/2 तक, ठीक है। थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर π/2 तक। फिर यहाँ पे साइन थीटा बाहर आ जाएगा, आप आर के साथ पहले कर रहे हो तो साइन थीटा को तो बाहर निकाल दो, क्योंकि साइन थीटा में थीटा है, थीटा बाहर, आर का समाकलन हो जाएगा r²/2, 0 से लेकर a cos थीटा, है ना। ये हो गया r², और इसकी जगह आ गया a cos थीटा 0, 1/2 बाहर, a² भी बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक, और फिर आ जाएगा साइन थीटा cos² थीटा। और यहाँ पे अब जो cos थीटा है उसको t मान लो, cos थीटा को t मान लो, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, माइनस इधर आ जाएगा, 1/2 और लिमिट चेंज कर दो, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, साइन थीटा डी थीटा बन गया माइनस डी टी, जो माइनस बाहर रख दिया, ये हो गया t² और डी टी, तो ये माइनस का 1/2 a², बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 माइनस माइनस प्लस, ये a²/6। तो कई बार एकदम सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, जैसे ये बताया, ऐसा सवाल, ये सवाल भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो ऐसे सिंपल सवाल भी पूछ लेता है। तो ऐसे सिंपल सवालों के लिए ही हम टॉपिक पढ़ के जाते हैं, है ना। अगर आप कोई टॉपिक छोड़े भी, तो जैसे मैंने कहा, अगर टॉपिक छोड़ रहे हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, छोड़ना ही है। बाद में छोड़ोगे, पहले छोड़ दो ताकि टाइम भी बचे, लेकिन कम से कम एक बार गुजर जाओ फॉर्मूलों से, एक बार गुजर जाओ सिंपल सवालों से, ताकि अगर सिंपल या फॉर्मूला आए तो आप वो ना खोदो, और कोई बाहर आके बताए कि यार ये तो फॉर्मूला था, और आप ये कहो ये तो मैंने टॉपिक छोड़ ही दिया था, बिल्कुल ही नहीं देखा। तो जो फॉर्मूला है और जो सिंपल सवाल है वो मिस ना हो जाए, टफ सवाल छोड़ने, टफ छोड़ने, टॉपिक नहीं छोड़ना, है ना, बस उतना समझ जाओ, तो वो फायदा आपको मिल जाए, ठीक है ना। क्लियर है, ये होता है ध्रुवीय। हाँ, गामा वाला भी लगा सकते हैं, गामा वाला भी इस पे लगा सकते हैं। कई बार आपको लिमिट खुद सेट करनी पड़ती है, आ जाओ वो भी देखते हैं। कई बार जो लिमिट होती है वो हमें खुद सेट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल नंबर 5,
जैसे ये समाकलन करो और इसकी जो लिमिट है वो आप खुद सेट करो इस क्षेत्र में से। जो समाकलन क्षेत्र है वो ये है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्षेत्र इसने दे दिया। कई बार होगा कि जब सवाल आपसे खुद से क्षेत्र सेट करने के लिए बोलेगा कि लिमिट आप तय करो, हमने तो ये जगह बता दी, इस जगह के ऊपर आपको समाकलन करना है, ये जगह है, इस जगह के ऊपर समाकलन करो। अब आप खुद से अपने हिसाब से इसकी लिमिट तय करो कि इस क्षेत्र के अंदर लिमिट क्या होगी। तो फिर हमें इसका डायग्राम बनाना होगा कि ये जो क्षेत्र है इसका डायग्राम क्या होगा। तो ये तो देखो, ये तो लाइन है। अगर मैं बराबर का चिन्ह ले दूं, एक बार लेस देन का चिन्ह हटा दूं और एक बार बराबर का चिन्ह ले लूं, तो ये लाइन होगी x बराबर 1 और y बराबर 1 से जाने वाली। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 0 रखोगे तो x का मान 1 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन आ जाएगी 1 0 और 0 1 से जाने वाली रेखा। अब इसका क्षेत्र नीचे की तरफ है, छोटे का चिन्ह है, मतलब मूल बिंदु की तरफ है, तो इसका क्षेत्र ये होगा। उसके बाद में है x ग्रेटर देन 0, ये रहा आपका x ग्रेटर देन 0, है ना, x ग्रेटर देन 0, ये x है आपका, x ग्रेटर देन 0, सॉरी x इधर होगा, ये रहा। x प्लस का इधर होगा, तो ये हो गया। y ग्रेटर देन 0, ये y प्लस का ऊपर की तरफ होगा। तो कुल मिला के आपका ये वाला क्षेत्र बन जाएगा। और इसे देखो तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y प्लस के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला एरिया। अब ये कह रहा है कि ये जो क्षेत्र आपका बना है ना, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के ऊपर समाकलन करो, इस क्षेत्र के ऊपर। तो इसकी लिमिट बनाएंगे। पहले लिमिट बनेगी देखो y की, पहले लिमिट बनाओ y की। y ये आपका था, इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर 0, इस लाइन की इक्वेशन है x बराबर 0, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 1। ये तीनों लाइनों की इक्वेशन होगी, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1। ये आपका एरिया बन गया। अब इस एरिया में पहले आपको y की लिमिट लेनी है, तो y की लिमिट लेंगे तो y कहां से शुरू है, ये रहा, यहां से y की तरफ चलो, कहीं से भी शुरू होके कहीं तक पहुंचो, ये रहा, यहां से आप शुरू हुए, यहाँ पे y का मान कितना था 0, यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो पहली लिमिट हो गई आपकी y बराबर 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक। दूसरी लिमिट होगी आपकी अब x की। अब आपका y निपट चुका है, y जो है वो अब खत्म हो गया, y खत्म हो गया, ठीक है। y खत्म होने पे आपकी जो लाइनें बन रही हैं, इन लाइनों को देखो, ये लाइनें किधर जा रही है, ये जो y की तरफ जो लाइनें बनाई है आपने, ये लाइनें कहां से कहां तक जा रही है, ये लाइनें जा रही है x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, x बराबर 0 से लेकर 1 तक। तो x की लिमिट होगी आपकी 0 से लेकर 1 तक। x बराबर 0 से लेकर 1 तक, इस तरीके से आप तय करेंगे। तो जब आप y की तरफ से पहला समाकलन y की तरफ कर रहे हैं, मतलब आप लाइनें y की तरफ खींच रहे हैं और y की तरफ लाइनें खींच के, देखो याद करो उसमें बताया था द्वि समाकलन में क्या होता है, आप दो पार्ट करते हैं, पहले आपने लाइनें खींची, आपने y की तरफ खींची, y की तरफ लाइनें खींच के आप किधर चले गए x की ओर। तो पहले y की लिमिट देख लो, यहां से लेकर यहां तक, ये y की लिमिट है, होगी। अब y की लिमिट कंफर्म होगी कि इतनी इतनी y की लिमिट है। अब ये जो लाइनें हैं ये चल किधर से कहां तक चल रही है, वो x की लिमिट है, जितना ये चल रही है ये x की लिमिट है। पहले एक बार रोक लो, एक लाइन खींचो, बीच के अंदर जो आपका क्षेत्र है उसके बीच में एक लाइन खींचो, देखो y का मान कहां से कहां तक जा रहा है, हो गया कंफर्म, एक स्लाइस बन गई, एक स्लाइस बन गई। अब फिर स्लाइसों को जोड़ना है, तो वो कहां से
कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पे पहले एक स्लाइस काटी है, ये हो गई y बराबर 0 से लेकर y बराबर 1 माइनस एक्स तक हो गया। फिर ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, x के ऊपर 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक। अब इसका समाकलन कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो पहला समाकलन y के साथ कर रहे हैं, y के साथ कर रहे हैं, तो ये हो गया y स्क्वायर बटा 2, x बटा 2 2 को बाहर निकाल दो, फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 रखने पर 0 और dx, 1 बटा 2 बाहर, जीरो से लेकर 1 तक, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और dx 0 से 1 तक x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और dx 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर बटा 2 x की पावर 4 बटा 4 और 2x क्यूब बटा 3, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा, सिर्फ 1 रखने पे आएगा 1 बटा 4 माइनस 2 बटा 3, 1 बटा 2 लघुत्तम आ जाएगा 12, ये आ गया 6 प्लस 3 माइनस 8, ये हो गया 1 बटा 24, 1 बटा 24। तो ये हो गया। तो एक सवाल ये भी होता है जिसमें आपको लिमिट खुद से बनानी पड़ती है, आपको बस एक क्षेत्र दे देता है कि भाई ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको समाकलन करना है, मतलब लिमिट अब इसके देख के इस क्षेत्र को आप खुद की लिमिट तैयार करो। ठीक है, चलो बाकी सवाल कल करेंगे। हाँ, एक बार इसके पुराने वाले लेक्चर भी जरूर देखिएगा, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले जो पुराने लेक्चर है उनको जरूर देखिएगा, एक थोड़ा सा आपको वहां से, क्योंकि ये टॉपिक टफ है, ये टफ है क्योंकि इसमें समाकलन भी है, एक तो समाकलन भी है, एक ये क्षेत्र वेत्र ये सब चीजें साथ ही आ जाती है, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा वहां देखिएगा, है ना, कुछ वहां से समझ में आएगा, कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा, तो मिल मिला के एक अच्छी सी सरकार बन जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ, ये कहीं से भी पढ़ लो, आपको कुल मिला के एक आइडिया लेना है कि समाकलन होता कैसे, बस। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास समाकलन की है, फिर समाकलन करेंगे।